वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और टॉप 10 क्लास में। तो हम रुकेंगे नहीं, हम थमेंगे नहीं। मैं पीयूष सर आपके लिए लेकर के आ गया हूँ हिस्ट्री की एक और टॉप 10 क्लास। तो इस क्लास में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। और सेकंड चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं मूल मंत्र की हमारे, कि दामन पे ये जो रोज़ मेरे उछालते हो ना वो दाग सारे मिटा दूंगा। अब तो जंग का इंतज़ार है, मैं तो पानी में भी आग लगा दूंगा। तो भैया कल था मदर्स डे, अपने माताओं को प्रणाम करेंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे और पानी में भी आग लगा देंगे इस टॉप 10 क्लास के साथ। आइए सेकंड चैप्टर की ये क्लास जो पार्ट फर्स्ट है, दो पार्ट में आइए। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भैया, जो आपके सामने एकदम से आपको कंफ्यूज कर सकता है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चन, कि अशोक के धम्म की परिभाषा, व्याख्या नहीं कह रहा, ये व्याख्या नहीं, धम्म है क्या वो बताना है सिर्फ। धम्म में क्या क्या आता है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो नहीं। धम्म की परिभाषा सिर्फ डेफिनेशन किस स्तंभ लेख में, ध्यान रखना स्तंभ लेख में, शिलालेख में नहीं है। अशोक के शिलालेख फेमस है। शिलालेख मीन्स रॉक इंस्क्रिप्शन और स्टोन इंस्क्रिप्शन फेमस है, पर ये यहाँ पे स्तंभ लेख की बात कर रहा है, यानी पिलर इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा है कि कौन से पिलर इंस्क्रिप्शन में अशोक के धम्म की परिभाषा दी गई है। तो देखिए, पहले अशोक क्या था, पहले अशोक अहिंसावादी था, दूसरे बार में यानी बाद में अहिंसावादी बना वो। तो दूसरी बार उसके साथ कुछ हुआ जब वो अहिंसावादी बना, यानी दूसरे में धम्म अपनाया उसने, नॉन वायलेंट वो बना। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। शिलालेखों की थोड़ी सी बात करते हैं आपकी स्क्रीन पे हम। देखिए अशोक के शिलालेख है, हर शिलालेख में अलग अलग चीज़ बताई गई है। इसमें आपके पहला काम का है, देखिए दूसरा काम का है कि पहले में पशु बलि की निंदा की अशोक ने, ही क्रिटिसाइज एनिमल सेक्रीफाइस। दूसरे में इसने जो इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, यानी ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए वेलफेयर की बातें की। ऐसे ही सारी बातें देखो अशोक के अभिलेखों में दी गई है। आपको याद क्या रखना है, अशोक के टोटल 14 शिलालेख है। टोटल कितने हैं, 14 शिलालेख है। और इसमें देखिए 12वां और 11वां शिलालेख, इन दोनों को भी आपको याद रखना है, रट लेना है। 11 देखो टीम किसकी होती है, क्रिकेट की 11 की टीम होती है। तो हम क्रिकेट मैच किससे शुरू करते हैं, धम्म का 11 से, यानी धम्म को डिस्क्राइब एक्सप्लेन किस में किया है, 11वें शिलालेख में, 11th रॉक इंस्क्रिप्शन में। और 12वें में क्या किया है, एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या करना है, उसको फैलाना पड़ेगा धर्म को। तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, फीमेल महामात्र आर रिक्रूटेड एंड 12th स्टोन इंस्क्रिप्शन, 12वें शिलालेख में। महामात्र कौन थे, ऐसे अधिकारी जिनको अशोक ने नियुक्त किया था, रिक्रूट किया था ऑफिसर्स को, धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म को स्प्रेड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ठीक है भैया, तो ये आपके शिलालेख की बातें हैं। स्तंभ लेख के बारे में भी देखिए, स्तंभ लेख कौन कौन से कहाँ से मिले। सबसे ज़्यादा फेमस प्रयाग का है, उसके बाद दिल्ली का है, और ये सारे ऐसे स्तंभ लेखों के बारे में इसमें दिया है। तो मेनली बात इसमें इतनी रहेगी कि आपको पहला, दूसरा और 11वां 12वां है जो याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया। नालंदा विश्वविद्यालय पे, नालंदा यूनिवर्सिटी पे टिप्पणी लिखी है। अपने पुराने प्राचीन भारत की, एंशियंट इंडिया की 2 यूनिवर्सिटी थी, एक नालंदा एक तक्षशिला। मैप में भी आ सकता है, नालंदा मैप में आए तो कहाँ लगाओगे, बिहार। बिहार भैया, एक बिहारी सब पे भारी। तो नालंदा भैया बिहार में लगाओगे, ठीक है ना। बिहार में थी नालंदा यूनिवर्सिटी। और एक और यूनिवर्सिटी आती है आपके तक्षशिला, है ना, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला कहाँ लगाओगे, तक्षशिला लगाओगे कश्मीर, ठीक है ना, कश्मीर जो पुराना कश्मीर था ना, वहाँ लगाओगे तक्षशिला। आ गया मैप में समझ में। तो चलिए नालंदा की बात करते हैं। भाई नालंदा भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। भाई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड फेमस है, तो होना ही है मेन एजुकेशन सेंटर, तो जहाँ सब लोग पढ़ने आते थे। शायद कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि इसको किसने बनाया था, गुप्त किंग हुए थे, कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त फर्स्ट। तो भैया कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा को बनाया था। गुप्त में मैं वापस आऊँगा अभी। गुप्त पूरे मध्यकाल में इसकी ख्याति पराकाष्ठा में थी, मतलब गुप्ता एरा में, गुप्त काल में, और प्री मिडीवियल एरा, पूर्व मध्यकाल में, मिडीवियल एरा शुरू नहीं हुआ था भारत में तब, तब इसकी ख्याति, तब इसकी फेम पूरे दुनिया में थी। दुनिया से, पूरे इंडिया से, फॉरेन से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। और यहाँ पे इतनी सीटें थी कि भाई इनका भी प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था उस समय भी, आज भी देते फिरते, उस समय भी देना पड़ता था। कहते सर समय में चेंज क्या है, हम तो एंट्रेंस ही दे रहे हैं हर वक्त। खैर, उस समय कहते हैं कि लगभग 10,000 लोग यहाँ पे काम करते थे, बच्चों को मिला करके और पढ़ाने वाले टीचर्स को मिला करके। ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या पढ़ाते थे, रिलीजन, क्योंकि उस ज़माने में रिलीजन ही था, साइंस भी पढ़ाते थे, इंडस्ट्री भी पढ़ाते थे, और लॉजिक या उद्योग और तर्क भी पढ़ाया जाता था।
यहाँ पे एक बहुत बड़ी कहते हैं कि ये जो फोटो है ना पीछे वाली, उसमें बहुत बड़ा ऐसे लाइब्रेरी भी मिली है, ऐसे कई सारी किताबें रखने की जगह पत्थर की, ठीक है ना। शीलभद्र यहाँ के फेमस कुलपति हुए थे, शीलभद्र का नाम याद रखना। गणमति स्थिरमति भी थे, सबसे ज़्यादा फेमस थे शीलभद्र यहाँ के वाइस चांसलर कुलपति, जैसा आपके स्कूल का प्रिंसिपल होता है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। आज के समय में देखिए इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकलते हैं। ये 2017-18 के मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17-18 के मॉडल पेपर में था ये क्वेश्चन कि आज के समय में अशोक के धम की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। वर्ड कितना भारी भारी दिख रहा है, प्रासंगिकता मतलब यही कि आज के टाइम में अशोक का धम रेलेवेंट है क्या, काम का है क्या या नहीं है। तो भैया सिंपल सी बात है, काम का ये क्यों, क्योंकि उसमें वही विचार थे जो गांधी जी वाले थे। गांधी जी ने भी उन्हीं विचारों का प्रयोग करके क्या किया था, देश को आज़ादी दिलाई थी। क्या विचार थे, तो भाई इसके मेन प्रिंसिपल मूल सिद्धांत है सहिष्णुता, टॉलरेंस, अहिंसा, नॉन वायलेंस और सदाचार, वेल मैनर्ड। तो ये तो चीज़ें एक इंसान में होनी चाहिए, तभी सोसाइटी आपकी समाज चल सकता है शांति से। ठीक है, ये आंसर तो हम पढ़ेंगे। इसमें साथ में आप आज की कोविड की स्थिति से इसको जोड़ करके लिख सकते हो। कोविड की स्थिति से क्या जोड़ के लिख सकते हो कि भैया कि आज जब ऐसे टाइम में सब लोग प्रॉब्लम में है, कहीं ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, कहीं बेड की प्रॉब्लम है, कहीं फूड की प्रॉब्लम है, लोगों के पास बेसिक सप्लाईज नहीं है, तब कई लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जेब से दान कर रहे हैं। कई जो गुरुद्वारे हैं, लंगर है, वो सहायता करने आगे आ रहे हैं अपनी तरफ से। तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, अपने धर्मों का भेद मिटा करके सहिष्णुता ही तो दिखा रहे हैं, सदाचारी तो दिखा रहे हैं। तो ऐसे जब दुनिया में बड़ी बड़ी दिक्कतें आती है तो अशोक के धम जैसी सिद्धांत प्रिंसिपल बड़े काम के होते हैं, बड़े रेलेवेंट होते हैं भैया। सिंपल सी बात ये है। तो आज भी विश्व स्तर पर, दुनिया के लेवल पर देखो, जब युद्ध का ऐसा चांस लगता रहता है, कब वॉर हो जाएगा, कब नॉर्थ कोरिया यूएस लड़ देंगे, कब चाइना से लड़ाई हो जाएगी, तो ऐसा डर का माहौल बना रहता है ना। अगर सब देश सिर्फ भारत नहीं, सब देशों को मानना पड़ेगा अगर धम, तो दुनिया भर में क्या पीस आ जाएगी, सहिष्णुता, टॉलरेंस आ जाएगी, और लोग एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक दूसरे के भाई भाई बन के रहेंगे। आज भी सोशल तनाव है, जो सोशल टेंशन है, बहुत बना रहता है, और लोगों में सांप्रदायिक संघर्ष, कम्युनल जो डिस्प्यूट होते रहते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। पर अगर अशोक के धम की बात मानोगे तो लोग एक दूसरे का सहयोग, हेल्प करेंगे, सौहार्द, एक दूसरे से बढ़िया बिहेव करेंगे, और भाईचारा और ब्रदरहुड बना रहेगा। तो भैया अशोक का धम बिल्कुल आज के समय में क्या है, प्रासंगिक है। रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, धम का स्वरूप बताइए। देखो फ्लीट के अनुसार, जो राज धर्माचारी उनके अनुसार, इसका अशोक के धम का स्वरूप, नेचर आपको बताना है। ये क्वेश्चन खुद से करना है। नेचर मतलब यही है कि कोई कहता है समाजवादी था, ये सोशियोलॉजिस्ट था, नाम है इसके अलग अलग। कोई कहता है दर्शन था, ये फिलोसॉफी था, फिलोसॉफी सब्जेक्ट था। कोई कहता है ये धार्मिक था, यानी धर्म था। तो ऐसे बताना है, अलग अलग 3-4 जो विद्वानों के नाम है वो आपको इसको बुक में से पढ़ करके करने हैं। अशोक के धर्म का नेचर, स्वरूप बताइए। ठीक है ना, ये उसका एक तरह से मूल्यांकन, इवैल्यूएशन में आ गया ये पॉइंट। भाई अशोक के धम का बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो ये 3-4 क्वेश्चन मिक्स करके आएंगे। अशोक के धम के असफलता के कारण, भाई फेलियर क्यों रहा है ये भी आपको याद करना है। बेसिकली 3-4 बातें यही थी कि अशोक के बाद के जो राजा है वो एबल नहीं थे, योग्य नहीं थे। दूसरा, जो अशोक का धम है उसको टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया गया, सुधारा नहीं गया। तीसरी बात ये कि इसका प्रचार प्रसार रोक दिया गया। ये कुछ कारण थे कि जिससे अशोक का धम असफल, अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है ना। धम के प्रतिपादन है तो अशोक ने कई व्यवहारिक उपाय किए कि धम को पॉपुलराइज करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए अशोक ने कई स्टेप्स उठाए थे, कई प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए थे। प्रैक्टिकल स्टेप बताने हैं भाई, इसमें वही सारे अशोक के वेलफेयर के काम आ जाएंगे, जो नदियाँ कुएँ बनाए, जो धम महामात्र लगाए थे, है ना। धम महामात्र नाम के ऑफिसर को रिक्रूट किया था, नदियाँ कुएँ, पब्लिक वेलफेयर के काम किए थे। सारी बातें इसमें आ जाएगी। ये सारी बातें किस में आएगी, इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भैया। मौर्य वंश की बात कर ली बहुत देर, अब गुप्त वंश पे आते हैं थोड़ा सा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुप्त वंश का, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कीजिए। ये देखिए मैप, इतना ये ब्लू एरिया ना सारा समुद्रगुप्त का था, ब्लू ब्लू सारा समुद्रगुप्त। तो इसलिए ही समुद्रगुप्त की जो ये विजय का सिस्टम था, इसके कारण इसको क्या कहा गया है, इसके कारण इसको भारत का नेपोलियन, आप सबको पता ही होगी ये बात, इसको भारत का नेपोलियन कहा है वी.एस. स्मिथ ने। ठीक है ना, वी.एस. स्मिथ ने इसको क्या कहा है, स्मिथ ने इसको कहा है भारत का नेपोलियन। नेपोलियन ने जैसे एक छत्र राज जीता था फ्रांस में, वैसे ही इसने जीता था। ठीक है ना, और इसको वीणा वादेन प्रवीणेन भी कहा जाता है। देखो समुद्रगुप्त को कहते हैं वीणा वादेन प्रवीणेन। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक कॉइन मिला है जिसपे इसकी वीणा बजाते हुए की फोटो है। तो ये वीणा, म्यूजिक का शौकीन भी था, वीणा बजाया करता था। ये बात भी आपको याद रखनी है। खैर, समुद्रगुप्त की विजय शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में आप बुक से पढ़ लेना। कि सबसे पहले आर्यवर्त, आर्यवर्त मतलब जिसको हम पुराना इंडिया मानते हैं, ये जो बॉर्डर में इंडिया है,
ठीक है ना। इसके 9 किंग्स, 9 राजाओं को डिफीट किया। फिर बाद में दक्षिण इंडिया, साउथ इंडिया के भी 12 राजा, 12 किंग्स को उसने डिफीट किया, पर उन्हें उनके जो ग्रहण मोक्षानुग्रह, इसकी एक पॉलिसी थी, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति, ग्रहण मोक्षानुग्रह पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, इनको वापस लौटा दिया। इसने कहा कि ग्रहण करो यानी एक्वायर करो, फिर मोक्ष कर दो, उनको माफ़ी कर दो, ताकि ये लोग क्या करें, इसके गुलामों की तरह बने रहे, इसकी बात माने, ठीक है ना। तो इस पॉलिसी के अंडर इन्होंने साउथ वाले किंग्स को उनके स्टेट वापस दे दिए जीत करके भी। मध्य भारत के आठवीकों को, मध्य भारत में उस समय एक डायनेस्टी थी आठवीक डायनेस्टी, उनको हराया। उन्होंने भी, उन्हें भी अपना भृत्य, मतलब उन्हें भी अपने अधीन कर लिया, अंडर बना लिया, अंडर कर लिया अपने। सीमांत प्रदेश, टेरिटोरियल एरियाज जो थे, यानी बड़ी बड़ी जहाँ पे बॉर्डर लगती थी, ऐसे भारत देश बना हुआ है, तो इस भारत देश के बॉर्डर्स पे जो एरिया थे, इन बॉर्डर्स पे भी समुद्रगुप्त के ने अटैक किया, और यहाँ के राजाओं ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता, सुपरमेसी एक्सेप्ट कर ली कि भाई समुद्रगुप्त को कह दिया कि आप ही हमारे राजा हो, हम आपके अंडर है। लास्ट में कुछ राजा थे विदेश से बाहर भी, जैसे देवपुत्र साईनाथ शाही, शक राजा, मुरुंड राजा और सियल द्वीप यानी श्रीलंका, ये जो इंडिया की बॉर्डर से बाहर के सारे राजा थे, इन्होंने भी समुद्रगुप्त से सामने से मैत्री, फ्रेंडशिप कर ली। क्यों? इनको डर था समुद्रगुप्त कहीं हमला कर देगा तो हमारे जो पत्ता पत्ता बिखेर देगा, हमारे वो कहते हैं धागे खोल देगा एकदम से ये, ठीक है, तो मार मार के हालत ख़राब कर देगा, इससे अच्छा इसके फ्रेंड बन जाओ। तो ये थी समुद्रगुप्त की बातें। चलिए भैया आगे बात करते हैं, गुप्त वंश की बात करते हैं कि फाहियान किसके समय इंडिया आया। याद रखिए फाहियान सबसे पहला चाइनीज़ ट्रैवलर था जो भारत में आया था, ठीक है ना। ये किसके समय आया? तो ये आया था, देखिए अपने देखते हैं क्वेश्चन का आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, मौर्य वंश वाला नहीं, ध्यान रखेंगे, गुप्त डायनेस्टी का राजा चंद्रगुप्त सेकंड, उसके समय फाहियान आया था। 399 to 414 ईयर्स एडी तक यहाँ पे रुका था, एडी तक यहाँ पे रुका था, और इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भारत ये घूमा और भारत के बारे में लिखा। ये फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर था जो भारत में आया था, पहला था जो चाइना से आया था, इसके बाद हुएनसांग आया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो भैया उठता है फाहियान के भारत वर्णन के बारे में। मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन ही बनेगा कि भारत जब फाहियान जब भारत आया था, व्हेन ही केम टू इंडिया, व्हाट डिड ही सॉ, उसको क्या देखने को मिला, उस पर आपको बताना है। तो भैया इस पर छोटी सी सिंपल सी बात है, कुछ एक आपको बोलनी है कि जैसे जब वो भारत आया तो उस समय चंद्रगुप्त सेकंड रूल करता था, उसने देखा लोग शांति से रहते हैं, लोग मिलजुल के रहते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, ठीक है ना, दे वुड नॉट कंज्यूम गार्लिक एंड ऑनियन, और उसके अलावा देयर वाज नॉट अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट सिस्टम, कठोर दंड व्यवस्था नहीं थी, देर वॉज नॉट टू मैनी टैक्सेस, ज़्यादा कर नहीं थे, ऐसी कुछ बातें आपको इसमें लिखनी है। टैक्स ज़्यादा नहीं थे, दंड नहीं थे, पनिशमेंट इतनी नहीं थी। तो ये था फाहियान का भारत वर्णन जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो भाई फाहियान से अंदर ही निकला एक और राजा चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है ना। उसने अपनी वैवाहिक अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, ठीक है ना, कि अपने जो सिचुएशन है उसको पावरफुल बनाने के लिए कौन से मैरिटल रिलेशन, वैवाहिक संबंध किए। बड़ा अटपटा क्वेश्चन है, जिसने चंद्रगुप्त सेकंड डिटेल में पढ़ा ना उसको सारा पता होगा ये। तो देखो उसने खुद ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, नागवंश डायनेस्टी थी, नागा डायनेस्टी, उसकी जो राजकुमारी कुबेर नागा, कुबेर कन्या नाम की जो लड़की थी, उससे शादी की ताकि वो उसके क्या बन जाए, संबंधी बन जाए और उस पर अटैक नहीं करे। खुद की बेटी थी, सबसे फेमस क्वीन थी ये प्रभावती गुप्ता, ठीक है ना, प्रभावती गुप्ता ये थी। इसका शादी भी वाकाटकों के राजा, जो वकाटक कहाँ राज किया करते थे, आंध्र प्रदेश, दक्कन का पठार है ना, डेक्कन का प्लेचू, वहाँ राज किया करते थे वकाटक डायनेस्टी। उनके राजा रुद्रसेन से इसकी शादी की ताकि वकाटक भी इसके क्या बन जाए, संबंधी बन जाए, उसको अटैक नहीं करनी पड़े। इसके अलावा उसने अपने एक बेटे की शादी कदम डायनेस्टी की राजकुमारी से की। तो देखो 3 डायनेस्टी से उसने क्या कर लिया, संबंध बना लिया। तो 3 तरफ से क्या हो गया, ये भी समझी, वो भी समझी, ये भी समझी, तो इस पर कोई हमला नहीं करेगा भाई। जवाई पे कोई अटैक थोड़ी करेगा, जवाई के घर में या फिर अपने ससुर जी के घर में थोड़ी अटैक कोई करेगा। तो ये तीनों उसने शादियां की, अपने बेटी की, अपनी खुद की और अपने बेटे की, जिससे उसकी जो है धाक जम गई पूरे इंडिया में। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड की जितनी भी अचीवमेंट है आपको सारी याद करनी है, आशा करता हूँ आप याद कर लेंगे। लास्ट बात कि हुणों पे रूल करने वाला या हुणों पे विक्ट्री पाने वाला, विजय प्राप्त करने वाला रूलर किंग कौन था। तो देखो हुणों को हराने वाले 3rd चैप्टर में भी आपने पढ़े थे, ठीक है ना, वालादित्य रेशोवर्मन पढ़े थे, तो उनको छोड़ करके अपने यहाँ आते। देखो हुणों पे यहाँ पे विजय प्राप्त करने वाला गुप्त एक ही राजा था, स्कंद गुप्त। कहते हैं कि भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी से मिला हुआ जो
स्तंभ लेख है, यानी पिलर इंस्क्रिप्शन है, उसमें लिखा है समुद्रगुप्त बड़ी हिम्मत से, ब्रेवरी से हुणों को जो अटैक किया और उनका रेजिस्टेंस किया, उनका प्रतिरोध किया। जूनागढ़ का जो अभिलेख है रुद्रतामन का, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ, उस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से भी हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने बड़ी ब्रेवरी से हुणों को हराया और उनके घमंड को, उनके ईगो को डिस्ट्रॉय कर दिया, चकनाचूर कर दिया, ठीक है ना। इस विजय के बाद ही कहते हैं समुद्रगुप्त ने भीतरी गांव में भगवान विष्णु की मूर्ति लगाई थी, एस्टैब्लिश की थी कि भाई मैंने जीत लिया है, इस खुशी में। तो भाई स्कंदगुप्त का नाम आया तो स्कंदगुप्त से बढ़िया क्वेश्चन बनता है, स्कंदगुप्त का वर्णन कीजिए। स्कंदगुप्त का वर्णन आप करेंगे तो आपको, मैं होप करता हूँ आप याद कर लेंगे स्कंदगुप्त की बात। तो स्कंदगुप्त में एक चीज़ आएगी, सुदर्शन झील, ठीक है ना, सुदर्शन लेक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये कॉन्सेप्ट बहुत ये कंफ्यूजिंग है, अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो सुदर्शन लेक एक लेक थी गुजरात के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर। इस लेक को बनवाया तो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त को कह करके, ठीक है ना, अपना गवर्नर था उसका पुष्यगुप्त, उसको कहा कि भाई मेरे है ना जो गुजरात में लोग प्यासे मरते, एक झील बनवा दे, एक लेक बनवा दे, तो लेक बनवा दी थी। पर जब ये क्या हुआ, कुछ सालों बाद जब गुप्त वंश राज करता तो इसका डैम और ये झील टूटने लग जाती है साइड से, तूफान आने से टूटती है, तो पानी वानी इसमें इकट्ठा नहीं होगा, लोग वापस त्राहिमाम प्यासे मरने लग गए। तो इसके कारण सुदर्शन झील को दोबारा रिपेयर, पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्ट कौन कराता है, गुप्त राजा स्कंदगुप्त, अपने सौराष्ट्र प्रांत के, उस समय भी राज्यपाल होता है पर्णदत्त, है ना, और चक्रपालित को कहता है, पर्णदत्त और चक्रपालित को कहता है कि भैया तुम दोनों जाओ और ये जो झील है इसको रिपेयर कराओ, इस सुदर्शन लेक को रिपेयर कराओ, पुनर्निर्माण उसका करो। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 8th क्वेश्चन भैया, फटाफट अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर, हाँ भैया ये नाम कहाँ से आया कि चंद्रगुप्त के समय भारत में क्या था, कौन था, क्या बात थी, चंद्रगुप्त कौन सा है, सारे क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। चंद्रगुप्त कौन है, तो ये चंद्रगुप्त है मौर्य डायनेस्टी का राजा। कौन है, मौर्य डायनेस्टी का राजा, ठीक है ना, सबसे पहला राजा। इसके बारे में कुछ बातें बता देता हूँ आपको, ये किसकी मदद से राज करना है, तो बड़ी फिल्मी कहानी है कि भाई मगध नाम का एक राज्य था, कहानी सुनते जाओ, उसमें कौन राज करता था, नंद वंश, ठीक है ना, उसका लास्ट राजा हुआ था धनानंद। धनानंद ने एक गलती कर दी, एक आदमी था थोड़ा सा खिसका हुआ था दिमाग से, तेज बहुत था पर थोड़ी खोपड़ी खिसक गई उसकी, नाम था उसका चाणक्य, चाणक्य विष्णुगुप्त। क्या नाम था, चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, 3 नाम थे इसके, ठीक है ना, चाणक्य विष्णुगुप्त और कौटिल्य। इस आदमी का, 3 आदमी नहीं है, एक ही है, इस आदमी का इन्होंने क्या कर दी, बेइज्जती कर दी और जो सम्मान है उसको भंग कर दिया। तो इस आदमी ने कसम खा ली कि भाई अब तो नंद डायनेस्टी को मगध से मैं क्या कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये जाते रास्ते में इनको एक लड़का दिखता है चंद्रगुप्त नाम का, उसको कहते हैं लड़के मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, बनोगे, वो कहता है ठीक है। इसको ट्रेन करके अटैक करवाते हैं मगध पे और इसको चंद्रगुप्त को फिल्मी तरीके से एकदम से मौर्य डायनेस्टी एस्टैब्लिश कराते हैं और मगध का राजा बना देते हैं, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। तब से मौर्य डायनेस्टी शुरू होती है, किसकी हेल्प से बनता है ये, चाणक्य, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इसकी मदद से। अब देखिए इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी, ये पहला ऐसा राज्य था जो मगध महाजनपद में डायनेस्टी क्रिएट करता है, एम्पायर क्रिएट करता है, यानी साम्राज्य बनाने वाले राजा थे, यानी खुद अपनी जगह पर लिमिटेड नहीं रहे, पूरे भारत को इन्होंने जीता, ठीक है ना। तो जब भारत को जीता उस समय इनके समय क्या था कि ग्रीस से, यूनान से कई राजा हमारे यहाँ भारत पे हमला करने आने लग गए थे, ठीक है ना। उस समय ही क्या था, एक सेल्यूकस निकेटर था, वो भी इसी के समय हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि उससे पहले अपने भारत पे हमला करने सिकंदर, अलेक्जेंडर आया था। तो अलेक्जेंडर तो भारत के अंदर ज़्यादा घुसा नहीं, तो उसका सेनापति था वो बच गया पीछे अलेक्जेंडर के जगह। वो उसने कहा मैं भारत को जीतूंगा यार, इसलिए इसने क्या किया, चंद्रगुप्त से लड़ाई की, पर ये उससे हार गया। इसके बाद क्या होता है, मौर्य वंश के रिश्ते जुड़ जाते हैं ग्रीक यानी यूनानी लोगों से। कैसे जुड़ते हैं ये कहानी पढ़ते हैं। इन दोनों का युद्ध होता है, युद्ध में क्या होता है, सिकंदर का जो सेनापति, अलेक्जेंडर का कमांडर सेल्यूकस था, उसने सिकंदर जैसा बनने की इच्छा थी, लालच था, सो ही फॉट विद चंद्रगुप्त, उसने चंद्रगुप्त से युद्ध किया। कब, 305 ईसा पूर्व, 305 बीसीई में, 305 बीसीई में, ठीक है ना, सिंधु नदी से, सिंधु नदी को क्रॉस करके युद्ध करता है। पर चंद्रगुप्त मौर्य हारने वाला है क्या, नया नया किंग बना है, कौटिल्य से ट्रेनिंग ली है और हाथियों की सेना इसके पास, हस्ती सेना जिसको कहते हैं, और उसमें सेल्यूकस निकेटर भैया हार जाता है। तो इसके लिए इनके बीच में एक संधि, एक ट्रीटी होती है जिसकी कुछ मेन शर्तें, कुछ कंडीशंस ये रही। दोनों के बीच में शादी का रिलेशन हो जाता है, मैरिटल रिलेशन हो जाता है। सेल्यूकस ने क्या किया,
चंद्रगुप्त की शादी अपनी बेटी से कर दी। भाई जिसको है ना साम दाम दंड भेद, जिसको मार नहीं सकते ना उसको अपने साथ मिला लो। तो सेल्यूकस ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य उसका क्या हो गया, जवाई हो गया। ठीक है ना। और अब सेल्यूकस और उसमें मैरिटल रिलेशन हो गए। सेल्यूकस ने दहेज के रूप में अपने 4 प्रांत, सेल्यूकस ने क्या कहा कि भाई आप मेरे जवाई हो चंद्रगुप्त मौर्य जी, तो मैं आपको दहेज में 4 मेरे राज्य देता हूँ। एरिया नाम का, अराकोशिया, जेडोसिया और पेरेमिडिसाई नाम के जो रीजन थे, जो राज्य थे, जो स्टेट थे, चंद्रगुप्त को दहेज में दे दिए। चंद्रगुप्त भी खुश हुआ कि हाँ ससुर जी आप टेंशन मत लो, मैं दहेज लेने वाला नहीं हूँ, बदले में आप भी लो। तो बदले में उसको 500 एलिफेंट, 500 हाथी गिफ्ट किए, उपहार दिए। इसके अलावा सेल्यूकस ने कहा नहीं नहीं थोड़ा तो कुछ लेना पड़ेगा। तो कहता है कि आपको मैंने बेटी दी, एक आदमी और देता हूँ, उसको और पालो। तो एक आदमी अपना राजदूत, अपना एम्बेसडर मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, कोर्ट में भेज देता है, जो कि क्या होता है, यूनान का होता है, सबको पता है, ये ग्रीस से आएगा। वो यहाँ रहता है, वो भारत को देखता है, भारत घूमता है और इंडिका नाम की किताब लिखता है, जिसमें हमें हिस्ट्री का पता चलता है, मौर्य वंश की, मौर्य डायनेस्टी की। क्यों? क्योंकि उसने मौर्य डायनेस्टी के समय रहते हुए उस समय की हिस्ट्री लिखी, उस समय बताया भारत कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, धर्म कैसा था। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके बीच की ट्रीटी थी। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको याद करना है, चंद्रगुप्त का बेटा हुआ था बिंदुसार, जिसको अमित्रोचैड्रस या अमित्रघात भी कहते हैं, उसके बारे में आप घर से पढ़ेंगे। ठीक है ना। अमित्रघात या अमित्रोचैड्रस उसके निकनेम हैं, वो आप पढ़ेंगे घर से। चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही बड़े क्वेश्चन है, दोनों में से एक पक्का आ सकता है इस बार। ठीक है ना। कि एक तो अशोक के प्रशासनिक सुधार, द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अशोका, इनके बारे में जानकारी दीजिए। और गुप्त काल की कला, आर्ट, विज्ञान यानी साइंस, साहित्य यानी लिटरेचर और राजस्व यानी रेवेन्यू सिस्टम का जो है डिस्क्रिप्शन दीजिए। भैया बड़े बड़े क्वेश्चन सर, आपने तो गूगल ही फेंक दी एकदम से, दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन। तो देखो कोई दिमाग खराब करने वाली बात नहीं है, बड़ा ज़रूर है पर जितना बड़ा है उतना ईजी इसको याद करना है। ठीक है ना। तो अपने पहले प्रशासनिक सुधारों पे आते हैं अशोक के। इसने क्या क्या प्रशासन, प्रशासन समझते हो ना, प्रशासन मतलब राज करने का तरीका, रूल करने का सिस्टम। ठीक है ना। उस एडमिनिस्ट्रेशन में इसने क्या क्या सुधार, क्या क्या रिफॉर्म किए। तो देखो ये रहे कुछ रिफॉर्म्स जो आपके सामने हैं। देखो सबसे पहले उसने न्याय, भूमि व लेखा संबंधी सुधार किए, यानी लॉ, जस्टिस, भूमि यानी लैंड और लेखा यानी रेवेन्यू संबंधी सुधार किए। इसके लिए उसने राजुक ऑफिसर नाम का ऑफिसर, राजा न्याय करता तो राजुक, युक्त भूमि के लिए और प्रादेशिक लेखों के लिए, ये 3 ऑफिसर इसने क्या किए, रिक्रूट किए। 13वें साल में उसने धम महामात्र नाम के ऑफिसर बनाए, जो क्या करेंगे, जाकर के सामंजस्य बिठाएंगे और धम को प्रमोट करेंगे। ठीक है ना। अशोक ने रिपोर्टर्स, प्रतिवेदक, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट होता है, रिपोर्टर्स बनाए ताकि वो उसको आकर के रिपोर्ट दे जनता के सुख दुख की। राजुक है उसको क्या किया, राइट्स दिए कि भाई तू न्याय संबंधी मामले, जुडिशियल संबंधी जो भी मामला है ना, तू संभाल, तू संभाल, मेरे पास जब बात बिगड़ जाए ना तभी आना, तुम आराम से संभालो, जिससे जल्दी से क्या हो सके, न्याय हो सके। कैसे होगा जल्दी से न्याय? देखो राजा एक अकेला आदमी 10,000 केस एक साथ नहीं सुन सकता, तो अपने 100-200 राजुक बना दिए जो रोज अलग अलग केसों की सुनवाई कर रहे हैं। सिंपल सी बात। अशोक ने दंड विधान को उदार बनाया। ठीक है ना। और अमानवीय यातनाओं को बंद किया। मतलब उसने कहा कि पनिशमेंट सिस्टम है ना वो लिबरल करो, इतनी मुश्किल पनिशमेंट मत दोगे, मरवा देना, इस दिन थोड़ा सा 10 रुपये चुराए जाओ उसको फांसी लटका दो, ऐसी पनिशमेंट मत करो, ईजी करो पनिशमेंट सिस्टम को, उदार करो, लिबरल करो। ठीक है ना। और अमानवीय यातनाएं यानी ऐसी पनिशमेंट जिसमें ऐसा लगता है कि भाई इतनी सी बात के लिए इतना मार देना बच्चे को, ये सही नहीं था, वो सब कुछ बंद किया। युद्ध नीति को, वॉर पॉलिसी को जो क्या कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया उसने। ठीक है ना। और लोगों के वेलफेयर के लिए उसने क्या किया, मेडिकल साइंस को डेवलप किया, सड़कें बनाई, रोड्स बनाई, कुएं लगाए, वेल्स बनाए और फॉरेस्टेशन पे बल दिया। ठीक है ना। अब एक और चीज़ देखो, इसने ये कब त्यागा था पता आपको? कलिंग का युद्ध होता है, कलिंग का वॉर। कलिंग कहाँ है? आज के उड़ीसा में। मैप के लिए याद रखेंगे आप, कलिंग उड़ीसा में। तो कलिंग के वॉर में इतना ब्लड शेड, इतनी हत्याएं वो देखता है, वो कहता है कि नहीं भैया अब तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब वो क्या अपनाता है, धम्म पॉलिसी अपनाता है और अहिंसावादी, नॉन वायलेंटरी हो जाता है। ठीक है। अशोक ने ये अलग अलग ऑफिसर्स और बनाए थे जिनके नाम आप पढ़ लेना। ठीक है ना। स्त्री अध्यक्ष होगा स्त्रियों के लिए, ब्रज भूमि होगा पशुओं के लिए, नगर व्यवहारिक होगा न्याय के लिए। ऐसे काम करते थे ये, मतलब औरतों के लिए, एनिमल्स प्रोटेक्शन के लिए, लॉ के लिए, ऐसे काम करते थे।
धम्म का आविष्कार किया, अपने प्रशासन में सबसे बड़ा चेंज यही लाया कि धम्म को इन्वेंट किया, ठीक है ना, जिससे लोगों में आपस में क्या हुआ, राजा, राजा यानी किंग, प्रजा यानी पब्लिक, और नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, ऑफिसर्स, इन तीनों के बीच में क्या हुआ, दूरियां कम हुई, इन तीनों में रिलेशन बढ़िया हुए। और वैदेशिक नीति, अपनी फॉरेन पॉलिसी भी अशोक ने सुधारी, जो कभी पहले सुधारी नहीं गई थी। तो भैया लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, गुप्त कालीन कला यानी आर्ट, साहित्य यानी लिटरेचर, और साइंस की तरफ, ठीक है ना। तो देखिए कला 3 तरह की आएगी आपके, कला मोस्टली 3 तरह की आती है, ठीक है, कला 3 तरह की आएगी। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, वास्तुकला आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे करेंगे जब, वास्तुकला आर्किटेक्चर, चित्रकला यानी पेंटिंग, और आप एक लिख सकते हैं संगीत कला यानी म्यूज़िक, ठीक है ना। मेनली ये 3 कलाएं आपको है जो एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। फ्लो चार्ट आप इनका बना सकते हैं। तो चलिए भाई, वास्तुकला में क्या बड़ी बात थी, ये कौन कौन से मंदिर बनाए थे, इसमें मूर्तियाँ कौन थी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें वास्तुकला में आती है, ठीक है ना। मेन बात ये कि अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, बाघ गुफाएं हैं, उदयगिरी गुफाएं, ये सारी केव है, इनमें जो भी मूर्तियाँ बनाई गई है, जो भी बौद्ध विहार यानी बौद्धों के जो गार्डन बनाए गए हैं, क्योंकि ये सारे किस में आएंगे, वास्तुकला में, आर्किटेक्चर में। मूर्तिकला में आप देख लीजिए कि मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र, ठीक है ना, ये ऐसे मेन सेंटर थे जहाँ से मूर्तियाँ मिली है, चाहे वो मेटल की हो, चाहे स्टोन की हो, चाहे मिट्टी की हो, ये सारी मूर्तियाँ हमें देखने को मिली है, धातु की, पत्थर की, सब चीज़ों की, ठीक है ना। एकदम से सुंदर मूर्तियाँ थी, जो प्रभामंडल यानी उनके चेहरे पे एकदम से जो तेज था, ग्लो था, ठीक है ना। मुद्रा आसन यानी पलाथी मारे बैठी है, ऐसी चीज़ें इनकी मूर्तियों की स्पेशलिटी है, ठीक है। और इसमें मूर्तियों में ये याद रखनी है, सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति और देवगढ़ और मथुरा से विष्णु की मूर्ति, ये जरूर याद आपको रखना है, ठीक है ना। चित्रकला, चित्रकला में क्या है, अजंता और ग्वालियर की जो बाघ गुफाएं हैं, अजंता की केव्स है और ग्वालियर की बाघ केव्स है। तो बाघ केव्स आएंगे तो कहाँ लिखेंगे, ग्वालियर एमपी में, ग्वालियर एमपी में, याद रखेगा। यहाँ पे जो बाघ केव्स मिली है ग्वालियर एमपी की, उनमें क्या है, बहुत सुंदर सुंदर क्या है, चित्र है बुद्ध के, बोधिसत्व के यानी बुद्ध के, बुद्ध बनने से पहले के चित्र, और जातक ग्रंथ, जातक जो स्टोरीज है जिसमें बुद्ध के बचपन या उससे पहले ही कहानियाँ, वो सब इनमें ये इंपॉर्टेंट है। गुफा नंबर 16 और 17, इनमें जो दोनों चित्र बने बहुत फेमस है, दोनों चित्रों के बारे में आपको बुक से पढ़ना है, गुफा नंबर 16 एंड 17, रट लेना है इसको। तो म्यूजिक, म्यूजिक में मेनली बात तो ये कि समुद्रगुप्त का मैंने बताया था, वीणा लिए हुए सिक्का मिला, जिसके कारण वीणा वादन प्रवीण था, वो म्यूजिक लवर था, ये बात हमने बात कर ही ली, ठीक है। देखो, और लिटरेचर की बात है, लिटरेचर में मेन मेन आपको नाम ही लिखना है कि उस समय के साहित्य में ये कवि या ये लेखक हुए थे, उन्होंने ये लिखा। तो आपके लिए मैचअप का क्वेश्चन भी मैंने तैयार कर दिया है, तो आप इसको आराम से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आराम से देख सकते हैं कि भाई मुद्रा राक्षस किसने लिखी, ठीक है ना। तो मुद्रा राक्षस आपके विशाख दत्त ने लिखी, ऐसे ऐसे करके आप क्या कर लीजिए, मैच कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। कथा सरित सागर किसने लिखा, तो सोमदेव ने। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना, ये सारा ही आपको उसके लिटरेचर में लिखना है, इतना लिख दोगे काफ़ी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो विज्ञान की, विज्ञान ये राजस्व आ गया, राजस्व पर बात करूंगा बाद में, पहले विज्ञान की। साइंस में आपको होमवर्क रहेगा, आपको खुद को सेल्फ करना है, जिसमें वो आर्यभट्ट आ जाएगा मेन तो, और एक आ जाएगा ब्रह्मगुप्त, ठीक है ना। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फोट सिद्धांत और ये सारी बातें आ जाएगी कि आर्यभट्ट ने जो मैथ्स में ये काम किया, 10 की सूत्र दिया, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। एक भास्कराचार्य आ जाएंगे, तो ये साइंस के बारे में आप लिख दोगे। मेहरौली का लौह स्तंभ आ जाएगा कि मेहरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगता, दिल्ली में मेहरौली का जो लौह स्तंभ आयरन पिलर है उसमें आज तक रस्ट नहीं लगती, क्यों, उसमें केमिस्ट्री बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। लास्ट बात है कि रेवेन्यू सोर्सेज क्या थे, तो कई तरह के कर थे, इसमें भाग कर, भोग टैक्स, ऊपरी टैक्स, उद्रंग टैक्स, ये सारे टैक्स थे जो गुप्त एरा में यूज़ होते थे पैसा कमाने के लिए। तो ये गुप्त एरा की कुछ बातें थी, इनको थोड़ा आप याद कर लेना। मैंने बार बार ये बता रखी है क्लास में, 2 से 3 बार बता दी चीज़, तो आशा करता हूँ इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात अपने मैप के क्वेश्चन की, 10 नंबर का मैप आएगा भैया, तो आपके सबसे बढ़िया काम कर दिया भाई इस वीडियो में मैंने। जितने भी मैप की सारी लोकेशन है ये देखो सारी दे दी है मैंने, गुप्त साम्राज्य की भी दे दी है और मौर्य राज्य की भी दे दिया, अशोक की भी। देखो तो आपके जितने इंपॉर्टेंट लोकेशन है सारी इन मैप्स में आ जाती है, तो आपको सेकंड चैप्टर से तो किसी मैप की अब टेंशन नहीं, ठीक है ना। मेनली जो अब इस चैप्टर में पार्ट बाकी रहा है वो है चोल डायनेस्टी, चोल वंश, जो हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ लेना, इन मैप्स को कर लेना, इन मैप्स को खुद करिए 2 से 3 बार। इनको करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, 2 से 3 बार नहीं तो कम से कम 5 बार ये मैप और 5 बार वो मैप। जो भी लोकेशन इंपॉर्टेंट लगती है या जो आपको नहीं आती उसको मैप में भरिए,
ठीक है ना, 5 बार कम से कम भरना आपको इंडिया के मैप में, तो आपको याद हो जाएगी। जैसे तक्षशिला देखो कश्मीर में है, अहिछत्र यूपी में है, इंद्रप्रस्थ हमारा दिल्ली है, मथुरा यूपी में है, ग्वालियर एमपी में है, ठीक है ना, मंदसौर गुजरात में है, जूनागढ़ गुजरात में है, ठीक है। ये देखिए महेंद्रगिरी यहाँ पे आ गया, बोध गया, पाटलिपुत्र, वैशाली, ये सारे देखो बिहार में आ गए, काशी यूपी में आ गया, अयोध्या यूपी में आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपके आई हुई है। तंजौर, पांड्या, ये सारा साउथ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे आशा करता हूँ याद कर लेंगे। वैसे ही मौर्य वाले में मेन चीज़ है तो देखो पाटलिपुत्र है, राजगृह है, ये दोनों बिहार में, ताम्रलिप्ति यहाँ आ गया, महानदी आ गया, गोदावरी आ गया, ठीक है, सांची आ गया एमपी के पास, उज्जैन आ गया एमपी में, प्रयाग आ गया यूपी में। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट है, अंबाला आ गया पंजाब में, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट है, गंधार आ गया पाकिस्तान में, ये सारे जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लीजिए। इसी के साथ टॉप 10 क्लास खत्म होती है। आशा करता हूँ सेकंड चैप्टर पूरा आप रिवाइज करेंगे, रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो डरो मत, थको मत, तैयारी जारी रखो, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे और हम टॉप ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।